नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह एहसास करवाएगी कि किस प्रकार से ये जो बौद्धिक वर्ग है, बौद्धिक वर्ग का जो है, जो ये मीडिया जो तंत्र है और बौद्धिक वर्ग और मीडिया तंत्र मिलकर के किस तरह से जो तथ्य हैं वो निहित स्वार्थों में छिपाए जाते हैं। जनता से जनता को इसकी जानकारी न हो, इस तरह का वो षड्यंत्र जो है वो करते रहते हैं। इसीलिए तो जब तक जनता मैंने इन तथ्यों के विषय में उसको जानकारी नहीं होगी, तभी तो जो है ये फैसला लेने में कि ये जो हमारे देश की जो हमारे भारत की जो दुश्मन ताकतें हैं, विखंडनकारी ताकतें हैं, भारतीय समाज के विघटनकारी ताकतें और विखंडनकारी ताकतें हैं, इनको ठीक से पहचानने में हमेशा चूक होती रहेगी हमारी आदरणीय भारतीय आवाम से और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। तो किस तरह से ये तथ्य को छुपाते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। एक पत्रकार हैं, तो YouTube पर ऐसे कह रहे थे कि ये जितनी भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वो जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA उसके दबाव में जितनी हत्याएं हुई हैं वो CIA के दबाव में हुई हैं। और हमारा जो ये भारत देश है, भारत के जितने भी शासक रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री इत्यादि रहे हैं, वो CIA से डर करके इन बातों का खुलासा वो नहीं करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि यहीं के भारत के जितनी राजनीतिक प्रमुख हत्याएं हुई हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति में ही ये इन सबों ने हत्या करवाई है। और जो है आज जो है वो उसका नाम आज जो है उसका नाम ले रहे हैं CIA का। उदाहरण के लिए जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या, ये तमाम तथ्य आसपास में इस बात को इशारा करते हैं। यदि ठीक से जांच हुई होती तो यह बात सामने भी आ गई होती कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
को जो है इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने सिपह सालार शेख अब्दुल्ला के द्वारा जम्मू कश्मीर की जेल में उनको जहर दे करके ये मरवाया था। ये तथ्य है। आज तक कोई भी जनसंघ का आदमी, बीजेपी का आदमी, और 8.5 साल से सरकार भी इनकी है मोदी महोदय की, 6 साल सरकार रही वाजपेयी महोदय की, किसी ने इसकी जांच नहीं करवाई कि इनकी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मार दिया गया जम्मू कश्मीर की जेल में। उसके में किसी बीजेपी के द्वारा, किसी जनसंघ के नेता के द्वारा न तो मांग की गई। जब इनकी सरकार भी रही तब इन्होंने जांच नहीं करवाई। क्यों? कि इस बीजेपी का, जनसंघ का, आरएसएस का हमेशा उसकी साजिश रही है इस जो है माने जो गद्दार नेहरू से लेकर सबको उसको बचाना और उसके अपराधों को और पापों को ढकना। तो हमेशा से इससे इन सबों की साजिश रही है कि ये बेनकाब ना हो जाए। तो नेहरू बेनकाब न होने पाए तो किसी जनसंघ के नेता, किसी बीजेपी के नेता, 6 साल सरकार रही वाजपेयी महोदय की, 8.5 साल से ऊपर या 8.25 साल मान लीजिए सरकार हो गई है मोदी महोदय की, किसी ने इसकी आवश्यकता की बात नहीं कही कि हमारे संस्थापक, यानी मतलब उनके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय तरीके से जम्मू कश्मीर की जेल में हत्या की गई, सिर्फ इसीलिए गद्दार नेहरू को बचाने के लिए। यह स्पष्ट बात। और यहां तक कि मोहनदास करमचंद गांधी की भी जो हत्या हुई थी, यह भी देश को जानना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, उसके पहले कई आक्रमण इस मोहनदास करमचंद गांधी पर आक्रमण हो चुके थे। और ये जवाहरलाल नेहरू हमेशा इस मोहनदास करमचंद गांधी को हमेशा बापू 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 करके चमचागिरी भी करता था। और वो जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री भी था और जिसकी चमचागिरी करता था ये जवाहरलाल नेहरू, उसी मोहनदास करमचंद गांधी पर कई बार आक्रमण भी हो चुके थे। और ये चमचागिरी करने वाला ये जवाहरलाल नेहरू कोई मामूली आदमी नहीं था, वो देश का प्रधानमंत्री था। उसने प्रधानमंत्री होते हुए भी इस मोहनदास करमचंद गांधी पर कई बार आक्रमण होने के बाद भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। यह देश को जानना चाहिए। और जहां तक गोली लगने की बात है तो नाथूराम गोडसे ने तो सिर्फ 2 गोली चलाई थी। और जब वो मैंने शायद पोस्टमार्टम हुआ या क्या हुआ तो वो ये पता चला कि उसको 4 गोली लगी थी। और गोली यदि किसी को लगती है तो वो पीछे की ओर गिरता है। और ये मोहनदास करमचंद गांधी वो नाथूराम गोडसे की ओर ही गिरा हो। ये तो तथ्य लोगों के सामने। लेकिन सरकारी एजेंसी के द्वारा यदि ठीक से जांच होती तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू का हाथ सामने आता। आज तक किसी ने भी इसकी मांग नहीं की कि जिस महात्मा गांधी, महात्मा तो उसको कहना ही नहीं है, वो तो इस देश का गद्दार है वो, तो उसे जो है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में प्रमुख हाथ जवाहरलाल नेहरू का ही था। तो आज तक कोई मांग करता ही नहीं। और एक बात जो भारतीय जनता दल ने बताया है कि जो सबसे बड़ा कारण यह है
कि ये जो नेहरू था बहुत शातिर किस्म का अपराधी, और मैंने कई किस्से, कई कहानियां या फिल्मों में भी जो कुछ बातें होती है कि जब कोई शातिर किस्म का अपराधी होता है और उसका एक गैंग होता है, उसका एक गिरोह होता है, और उस गिरोह के किसी सदस्य द्वारा किसी बड़े मकसद को हासिल करता है, उस गिरोह का जो सरगना है, तो उस मकसद के हासिल होते ही गिरोह के उस सदस्य जिसकी मदद से उसने एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मकसद को हासिल किया है, या उसकी मदद या उसको सीढ़ी बना करके जो मकसद को हासिल किया है, मकसद के हासिल होते ही सबसे पहले उस सीढ़ी को ही अपने रास्ते का, अपने महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानता है, बाधक मानता है, तो उस सीढ़ी को ही समाप्त करने की वो जुगत बनाता है तुरंत। क्यों? कि जिस सीढ़ी की मदद से वो बड़े मकसद को हासिल करता है, हो सकता है कि वो उसके लिए खतरा बन जाए, उस बात का खुलासा कर दे या कुछ और कर दे। ठीक यही चीज मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, जवाहरलाल नेहरू जब इसी मोहनदास करमचंद गांधी की मदद से प्रधानमंत्री का पद इसने हथियाने की हवस, वो हवस पूरा की, और जब इसका मकसद वो हासिल हो गया, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी इस नेहरू के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कि इसका मुंह जो है वो खुल सकता था और उस साजिश का खुलासा भी कर सकता था मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए वो मोहनदास करमचंद गांधी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत खतरा बन सकता था। यह जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह मालूम था। अब उसको रास्ते से हटाना था, तो इस तरह की बातें तो नाथूराम गोडसे आया। नाथूराम गोडसे को इस बीच में भेजने का काम, वो देखिए तमाम इस तरह की झूठी बातें कि 55 करोड़ रुपया देना था, फलाने है, ढकाने है, ये तो यानी ये तथ्य हम नहीं कहते कि ये तथ्य गलत है, लेकिन उन तथ्यों को इससे जोड़ करके जो है सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में जिसका प्रमुख हाथ था, उसको बचाने के लिए इस तरह के तथ्य उसमें नथी करते हैं वो स्वार्थी तत्व। तो इस तरह की कहानी बनाते हैं कि वो जो है नाथूराम गोडसे इसलिए वो माने नाराज हो गया, वो हो गया कि 55 करोड़ रुपया इसको पाकिस्तान को देने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो धरने पर बैठ गया, और उसी 55 करोड़ रुपए से ये पाकिस्तान ने अपनी सेना बनाई और जम्मू कश्मीर में भेज दिया। तो तमाम इस तरह की बातें, तो इससे जोड़ करके सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए, ताकि उसका हाथ इसमें साबित न। तो ये तथ्य है। और आगे चलिए, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या, यह जाहिर है कि इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, वो इंदिरा गांधी ही थी, और इंदिरा गांधी का ही मुख्य हाथ था इस जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में। लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम तक इन सबों ने होने नहीं दिया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री उसी हवाई अड्डे पर ही जब उन्होंने लाश को देखा, लाश पूरा जो है वो नीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम की मांग करते हुए वो धरने पर बैठ गई, लेकिन इन जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी के जो सिपहसालार थे,
जो कि गद्दार इंदिरा गांधी के भक्त थे, और इंदिरा गांधी खुद जो है वो शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम तक इन समूह ने नहीं होने दिया, और न कोई जांच हुई, सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। और कोई भी बीजेपी का नेता आज तक, कोई भी जनसंघ का नेता आज तक, अब कोई भी सरकार ये बीजेपी की जो 6 साल रही, वाजपेयी की, और 9 साल हो चुका है मोदी महोदय के, वो शास्त्री जी की मृत्यु की जांच कराने की यानी बात तक नहीं करती है, सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। फिर आगे आइए, इन्हीं के नेता थे जनसंघ के, कद्दावर नेता थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है कि लोकप्रियता जो है वो जब उनके राजनीतिक विरोधी भी हो तब भी वो क्या करते थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में तो हमने एक बार और भी बताया था कि एक बार वो जौनपुर में एमएलए का चुनाव वो लड़ रहे थे, और तो वो घर घर प्रचार करने के लिए एक कोई उनके साथ कोई वो थे, ठाकुर साहब गए थे उनके साथ, तो और प्रचार करते करते किसी ब्राह्मण कहे जाने वाले भारती भाई के घर में चले गए। वो जो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारती भाई थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देख करके कहे कि अरे सर, हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे, आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण हैं, और कैसे हम आपको छोड़ के हम कहीं और जा सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वहां तो कुछ नहीं बोला, तो लेकिन जब घर के बाहर आए तो बोले कि सिंह साहब आपने सुना, वो क्या बोल रहा था कि आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, क्या इससे वो देश चले, क्या इससे देश चलेगा। मतलब कि उसकी जातिवादी बात को सुन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खुशी नहीं हुई। बहुत ही खतरनाक, वो सिनिस्टर, एक पोर्टेंडिंग, मतलब कि एक इस तरह की प्रवृत्ति का आभास हुआ, बहुत दुख हुआ उनको। और आज कोई नेता, कोई ठाकुर नेता जाकर के किसी बस्ती में कहा कि भाई आप भी ठाकुर हम भी ठाकुर, और आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तो वो नेता दुखी होने के बजाय वो बाग हो जाएगा। कोई ब्राह्मण कहे जाने वाला कोई उम्मीदवार है, और किसी ब्राह्मण कहे जाने वाली बस्ती में जाए, और वो सारे जो है वो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन कहें कि आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, और आप ब्राह्मण को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तो वो जो नेता है या उम्मीदवार है ब्राह्मण कहे जाने वाला भारतीय भाई वाला, ये सुनकर के दुखी नहीं होगा, वो जो है वो फूला नहीं समाएगा, बाग हो जाएगा। वही हाल वो अन्य अन्य जो है तबके हैं, जो जाति के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं, यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, और जो तो उनके माने उनके तथाकथित जाति का यदि कोई उम्मीदवार मिलता है, कहता है कि हम आप ही के पास रहेंगे और आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, तो वो इसको बुराई के रूप में नहीं देखागा, वो दुखी नहीं होगा, बल्कि वो और जो है बाग हो जाएगा और खुश हो जाएगा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ये बात बहुत चुभी, बहुत बुरा लगा, वो भी देश के परिप्रेक्ष्य में। तो ये नमूना मैंने बताया।
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही ऐसे हैं कि भाई यदि विकास को नापना है कि विकास कितना हुआ, तो जो सामाजिक जो पायदान है, नहीं, जो सामाजिक जो सोपान है, माने जो सीढ़ी है, उसके अंतिम पायदान पर, यानी लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर पर जो व्यक्ति है वहां पर, यानी जिसको बोलेंगे वो अंत्योदय वाला अंतिम व्यक्ति, तो अंत्योदय की जो है परिकल्पना देने वाले यही थे हमारे कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साजिशन हत्या करके बड़े अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में उसको फेंकवाया गया। और इसके पीछे सिर्फ जो वही थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। यह देश जानता है उस समय यही अटल बिहारी वाजपेयी अपने ही नेता और जो कि कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उनकी मृत्यु की जांच की मांग करता ही नहीं है यही अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी विषय में पता नहीं लोग क्या महिमा मंडन, उसी प्रकार महिमा मंडन करते हैं जिस प्रकार के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की महिमा मंडन करने वाले हैं, उस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जो कि घोर पक्का किस्म का और घटिया किस्म का नेहरू परिवार का चमचा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके चाहे वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गद्दार इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, उसकी रक्षा करने वाला ये था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतना खतरनाक था, और उसके चमचे जो है बराबर उसकी इस खतरनाक प्रवृत्ति को ढकते हुए उसकी झूठी महिमा मंडन करते रहते हैं। इसीलिए तो हमारे जो आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो इन बातों से अनभिज्ञ होते हुए देश के दुश्मनों को पहचानने में बराबर उनसे चूक होती है। यदि सारी सूचनाएं हमारे भारतीय भाई बहनों को हों तो एक बिल्कुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में वो सक्षम हो सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब जानते हुए अपने ही नेता, जो कि कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रहस्यमय ढंग से जो उनको मारा गया, उनकी मृत्यु की जांच की मांग नहीं किया इसने, सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए, ताकि वो बेनकाब ना होने पाए। और इतना ही नहीं, इसी इंदिरा गांधी ने अपने ही कैबिनेट के सहयोगी ललित नारायण मिश्र को कैसे मरवाया, और कैसी परिस्थितियां, माने जब वो बमकांड हुआ समस्तीपुर बिहार में, और किस तरह से उनके गाड़ी को या एम्बुलेंस को पटना पहुंचने में लेट किया गया ताकि वो मर ही जाएं। तो बम साजिशें करवाई इसने, इंदिरा गांधी ने। क्यों कि ललित नारायण मिश्र जो उसका कैबिनेट सहयोगी था इंदिरा गांधी का, वो उसके लिए खतरा बन रहा था। और ये नागरवाला एक कांड था। नागरवाला कांड जो था, ये था कि नागरवाला एक बैंक का कर्मचारी था जो कि इंदिरा गांधी की आवाज बोल करके निकाल करके वो पैसे निकालता था। और जब वो पकड़ा गया तो इस तरह का अंदेशा हुआ कि क्या इंदिरा गांधी भी ऐसे ही जो है बैंकों से कैश निकलवाती थी। जब तक ये मामला थोड़ा तूल पकड़ता तब तक उस बैंक कर्मचारी नागरवाला की हत्या हो गई। और इसी प्रकार की तमाम हत्याएं हैं। और ये जो नेहरू को, इंदिरा को जो बचाने वाले ये जो सिपह सालार हैं, जो
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इत्यादि जो लोग हैं, वो इस पर बल देते हैं कि जब सोनिया गांधी आई है, इसने सबको मरवाया, इसने अपने संजय गांधी को मरवाया, इंदिरा गांधी को मरवाया, राजीव गांधी को मरवाया और राजेश पायलट को मरवाया और माधवराव सिंधिया को मरवाया। इस तरह की साजिश की ओर इशारा करते हैं। मतलब कि देश की जितनी भी गद्दारियां हैं वह सोनिया गांधी के ऊपर की ओर ही केंद्रित करके बड़े सफाई से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग जो है गद्दार इंदिरा गांधी और गद्दार इंदिरा गांधी और जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने की बड़ी सफाई से ये सब कोशिश करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग। खैर, तो बात चल रही थी कि तो इतनी जो हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं हुई, और मैंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी का भी अब ले सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर और जो है ललित नारायण मिश्र। तो इसके पीछे वो जो यूट्यूब पर एक प्रमुख पत्रकार है, वो कह रहा था कि इसमें CIA का हाथ है। भारत सरकार जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, वो CIA से डरती है और इसलिए कहती नहीं है। इस तरह का एक गूगली फेंकना, इस तरह का एक हवा फेंकना, झूठी बात फेंकना, सिर्फ जो है इनको, और ये जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वो राजनीतिक स्वार्थवश हुई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है नेहरू के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए उसने मरवाया, और जांच होती तो नेहरू बेनकाब होता। शास्त्री जी जो है इस इंदिरा गांधी के लिए जब तक रहते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। खबर तो ऐसी भी है कि इसने जो है प्लान कर लिया था कि जाकर के वो लंदन में सेटल होगी, इसलिए कि शास्त्री जी इसके मंसूबों को समझ गए थे। तो शास्त्री को अपने रास्ते से हटाने का इसने इस गद्दार इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था इसने। तो शास्त्री जी की हत्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या, ललित नारायण मिश्र की हत्या, जितनी हत्याएं हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए हुई थी, राजनीतिक जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हुई थी, और वो सब बेनकाब न हो इसलिए उसको दबाया गया। और किसी बीजेपी वाले ने, किसी भी जनसंघ वाले ने, कि इनकी सरकारों ने उसकी जांच की बात कही ही नहीं। ये सच्चाई है और ये यथार्थ है। तो वो बीजेपी का अंधभक्त, मोदी का अंधभक्त जो है इसको घुमा रहा था कि वो CIA के दबाव में। तो इसी से अब आप लोग समझ जाइए कि कितनी झूठी बातें जो है। एक तो लुटियन जो पत्रकार हैं वो तो अलग हैं कि इस देश के जो जितने भी गद्दार, जितने भी देश के दुश्मन हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव और अभी भी राहुल के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं और उन्हीं की चमचागिरी करते हैं, उन्हीं की भटैती करते हैं। ये तो अलग ये देश का अभिशाप है। ये जो मोदी के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं, वो अलग ये जो है तरह का यानी मुहिम उठाते हैं कि इस बीजेपी ने जो कभी भी मांग नहीं की। क्यों मांग नहीं की? क्योंकि बीजेपी का चरित्र रहा है नेहरू परिवार की रक्षा करना, नेहरू परिवार के सारे पापों को ढकना और जो है उसको बेदाग उसको बचाना। ये साजिश रही है बीजेपी की,
तो बीजेपी की ये साजिश बेनकाम ना हो जाए, तो वो जो है एक यूट्यूबर है, अब नाम लेना ठीक नहीं है, अब देख लीजिएगा आप सभी, तो वो कह रहा था कि ये वो इन सब में CIA का हाथ था और सरकारें जो है CIA से उसे डरती हैं, इसलिए वो कह नहीं पाती। तो ये नमूना बताया कि किस किस तरह से तथ्यों को जो है सब हमेशा तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने ये इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो बौद्धिक वर्ग का ये जो तबका है, मीडिया और पत्रकार, यह घोर शत्रु है इस देश का। कुछ अपवाद होंगे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो लोकतंत्र की हत्या मैंने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का सिलसिला जो है शुरू किया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। मैंने बताया ना कि पूरी कांग्रेस उसमें कांग्रेस आ रही थी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना। ये पूरी कांग्रेस को दबा करके, और इसकी जरा हैसियत तो देखिए, ये मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था। ये पता नहीं किस हैसियत से पूरी कांग्रेस को दबा करके और कांग्रेस की इच्छाओं के विरुद्ध लोकतंत्र की हत्या करके जो है वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, 1946 में। जब इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा गया कि भाई जब पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, तो आपने कांग्रेस की इच्छाओं के विरुद्ध आपने इस नेहरू को क्यों आगे किया और क्यों इसको प्रधानमंत्री बनवाया? तो कितना एक मैंने घटिया किस्म का, घिनौना किस्म का जवाब दिया कि ये जवाहरलाल नेहरू एकमात्र जो है वो एक सफल अंग्रेज था। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझें, ये फैसला करें कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आजादी के लिए हमारे जो कई जो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीदों ने प्राण दिए, फांसी के फंदे को चुमा, हजारों लाखों जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर एक अंग्रेज को ही बिठा रहा है देश के ऊपर। तो हमारे देश के लोग ये समझे कि यानी किस स्तर का ये गद्दार है मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब कहते हैं कि वो लुटियन वाले जो पत्रकार कि हमारे गांधी के ऊपर जो है ये गद्दारी का आरोप लगाते हैं। इधर जो मोदी भक्त वाले कहते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत गलती हो गई। अब तो जनता ही फैसला करेगी कि ये थोड़ी बहुत गलती है कि कितनी बड़ी गद्दारी है, और वो जनता भी फैसला करेगी कि ये जो लुटियन जो पत्रकारों का जो गिरोह है, जो कि रवीश कुमार है, जिसमें अक्षय शर्मा है, जिसमें अजीत अंजुम है, जिसमें आशुतोष है, जिसमें मुकेश कुमार है, जिसमें अमरीश कुमार है, तमाम है, ये गिरोह है। और इधर जो गिरोह है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह और जो है और DK दुबे और मनीष ठाकुर, मनीष कुमार, तमाम जो ये गिरोह है, किस प्रकार जो है तथ्यों को मैंने किस मानसिकता के वशीभूत होकर के तथ्यों को सब तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसको पेश करते हैं। शायद ये देखा गया है कि जो ये भारतीय जनता दल सारे तथ्य जो है जनता के सामने। अब ये बात जरूर है कि इस वीडियो को कितने लोग देखते होंगे, कहाँ तक इसकी रीच पहुंचती होगी और कितने लोग इससे अवगत
होते होंगे, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि अपने भारतीय भाई बहनों से कि इसको अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, यह देश हित में बहुत जरूरी है। इसको मान लीजिए कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, बगैर बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी खूनी क्रांति के। इसके विषय में बोला गया है कि एक वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति। मखमली क्रांति मतलब कि जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, न तो आपको धरने पर बैठना है, न तो आपको झंडा लेकर के गर्मी में वो पसीना बहा करके दौड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन में ठानना है। और जो चुनाव एक प्रणाली है, उसी में जो है उसी में वो नस्ल नाबूद करना है इन ताकतों को। फिलहाल तो ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। भारतीय जनता दल आज 4 साल से कह रहा है, आम आदमी पार्टी विराजमान हो रही है दिल्ली में, पंजाब में बीजेपी जो है वो विराजमान हो रही है कई वो प्रदेशों में है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो चुनाव हो रहा है गुजरात के, इसके भी चुनावी जो सर्वे आ रहे हैं कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में। तो अभी जनता को समझना बहुत बाकी है, बहुत कुछ समझने बाकी है। जनता यदि इतना ही समझ जाए कि इनके राष्ट्रवाद का मोदी बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद का मतलब है देश के दुश्मनों को पालना, इतना ही समझ जाए हमारे देश के सभी भारतीय भाई बहन, खास करके गुजरात के भारतीय भाई बहन, हिमाचल प्रदेश के भारतीय भाई बहन। देखिए, ये सवाल वो कर सकते हैं कि साहब यदि इनको न चुने तो हम क्या करें। उपाय है, मैंने बताया था कि जहां तक भारतीय जनता दल का सवाल है, थोड़ा संसाधन के चलते अभी फिलहाल इन चुनाव में, जबकि मैंने बोला भी था हम आ नहीं पाए, बात जरूर है, लेकिन उद्देश्य, लेकिन लक्ष्य कोई और है। लक्ष्य है कि इनको परिदृश्य से हटाना, भारत की धरती से इनका समूल नाश करना है। तो यदि ये कहें कि कोई विकल्प क्यों नहीं है, नोटा अब दबाइए ना, नोटा दबा करके इसको 80-90-100% आप करेंगे, अपने आप जो वो फैसला आ जाएगा। अब नोटा में क्या तिकड़म किया है इसने चुनाव आयोग ने, वो भी सामने तभी आएगा जबकि 100%, 90% लोग जो है वो नोटा को दबाएंगे। और तभी यदि नोटा सफल नहीं होता है तो अब अपने आप जो चुनाव आयोग की करतूतें जो है वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन कुछ करेंगे तब ना होगा। तो विकल्प है, इनसे निजात पाने का। मान लीजिए हम संसाधन के चलते अभी नहीं जा पा रहे, आएंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका विकल्प है। इनको जो है ये कुछ नहीं, बल्कि एक स्वर से नोटा दबाइए, अपने आप जो है वो चीजें स्पष्ट, अपने आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये इस तरह का बोलते हैं ना कि अब बार नाम लेना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन बराबर बोलते हैं लोकतंत्र। जो बीजेपी देश के दुश्मनों को पालती है वो लोकतंत्र है, या लोकतंत्र का पर्यायवाची है, लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। बाकी जीएनपीसी का जो हालत है जो है ही, तो ये सब लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के माने दीज आर द ग्रेटेस्ट स्कोर्ज ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। इससे खतरनाक यानी लोकतंत्र का दुश्मन की कोई कल्पना हो नहीं सकती। किस तरह से चुनाव ये जीतते हैं, किसे ध्रुवीकरण, 80-20 सारे हिंदू एक हो जाओ, भारतीय एकता को तार कर दो, फिर इसके बाद जातिवाद। देखिए ना,
यही तो चल रहा है हिंदुत्व के नाम पर। मोदी जी उसको भी मजबूर कर दे, इस तरह के हुआ चला रहे हैं कि मोदी महोदय केजरीवाल को भी मजबूर कर दे रहे हैं वो यानी हिंदुत्व का एजेंडा अपनाने के लिए। बताइए, अब धर्म के एजेंडे पर जो है जो चुनाव जीतना, चुनाव चलाना, इसका इस तरह का माहौल बनाना खुद जो है ये भारत विरोधी ये हरकत है, करतूत है। तो इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप शुरुआत तो आप करिए। भारतीय जनता दल आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। मैंने अब कितनी बार कहा जाए कि संसाधन के चलते अभी मैंने लिखना है तैयारी, लेकिन जो कर्तव्य अब आपको निभाना है कि दूसरे आजादी के लिए और ये भी बताया गया है कि मानसिक गुलामी से आपको बाहर आना पड़ेगा। इन देश के दुश्मन, और मैं अकेला नहीं हूं बोलने वाला, हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह ने इन देश के दुश्मनों की पहचान पहले ही कर ली है। उन्होंने अपनी किताब में जो उन्होंने किताब लिखा था, जो भाई आई एम एथिस्ट मैं नास्तिक क्यों बना, उसमें स्पष्ट रूप से वो बोल चुके हैं कि भाई कि हम अपनी कुर्बानी दे करके, अपने प्राण दे करके इन गोरे अंग्रेजों को तो हम भगा देंगे, लेकिन जो इसी देश के हैं, जो इन्हीं गोरे अंग्रेजों से शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के इनसे भी खतरनाक हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी मेरे जाने के बाद, मतलब उनके जाने के बाद इस अवाम की है। वही जिम्मेदारी तो निभानी है। आज 75 साल हो गए इन देश के अभिशापों को वो सर पे अब ढो रहे हैं। जिनको नष्ट में नाबूद करना वो चाहिए। बताइए, जातिवाद के आधार पर चुनाव लोग जीत रहे हैं, ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव वो जीत रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव वो जीत रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप और कलंक है। ये राष्ट्रीयता के नाम पर चुनाव जीते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर, और ये सब तो इतने दुष्ट होते हैं कि नाम लेंगे राष्ट्रवाद का और गंदगी उनकी वही रहती है। इसकी पहचान तो आपने देखा होगा कि जैसे वो रिपब्लिक यानी रिपब्लिक भारत है, राष्ट्र सर्वोपरि का वो चस्पा लगा देगा, बैनर लगा देगा, और उसमें जिस तरह से वो डिस्कशन करवाएगा, परिचर्चा करवाएगा, फिर वही हिंदू मुस्लिम ये जाए। सब इतने सादिक किस्म के। और फिर इसमें जी न्यूज में वो कसम संविधान की, वो कोई भी चस्पा लगाए, कोई भी स्टिकर लगाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी हरकत वही रहती है हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलाने की, हिंदू मुस्लिम वो करने की। तो इसलिए ये आपके हाथ में है। तो हिमाचल हुआ और गुजरात हुआ, अब जो है वो नोटा दबाइए 90% 100% के आसपास, अपने आप सभी बेनकाब हो जाएंगे। चुनाव आयोग भी बेनकाब हो जाएगा अपने आप कि भाई ये नोटा गया कहां। उसमें तिकड़म है, मानता हूं, और उस तिकड़म में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी तिकड़म कर चुका है कि एक बार उसने फैसला दिया था, मैंने बताया था कि यदि किसी क्षेत्र में नोटा का प्रतिशत सर्वाधिक हो तब भी जो है वो नोटा की मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये होने दीजिए। यदि अवाम एक साथ हो जाए तो सबका निवारण हो जाएगा, चुनाव आयोग का भी और जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी। जनता की इच्छाओं के विरुद्ध जो है किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ये चुनाव आयोग हो। लेकिन वो है कि हम पहले एक हों भारतीयता के आधार पर, और इन अभिशापों को दूर करें। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और जरा भी ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी
और वो फलाने ढिकाने की लोकतंत्र सब नहीं है, लोकतंत्र के ये अभिशाप हैं। अब आप लोग खुद ही फैसला करें कि जो 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 ध्रुवीकरण 80-20 हिंदू एकता, हिंदुओं को डरा करके कि यदि आप वोट नहीं देंगे तो वो आ जाएगा गजवाई हिंद, दारुल इस्लाम, इसके आधार पर यानी जो 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 वोट लिया जाता है, चुनाव जीते जाते हैं, क्या ये लोकतंत्र है? बताइए ना। और जो बिखरनेकारी ताकतें हैं, अखिलेश यादव सरेआम कह रहा कि मुस्लिम के वोट और यादव के वोट जो काट दिए गए इसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, इस तरह की बातें चल रही हैं। अरे चुनाव आयोग को तो चाहिए बल्कि इसकी मान्यता ही जो है वो रद्द कर दे। उसका तो निर्देश है ना कि भाई जाति संप्रदाय के आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन जो है जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, इसके आधार पर अपना संगठन नहीं चला सकता है। और वो सरेआम बोल रहा है अखिलेश यादव कि मुसलमानों के वोट, यादवों के वोट काट दिए गए। तो जब तक कुछ कार्रवाई होगी नहीं तब तक इस सतही सुपरफिशियल कॉस्मेटिक कार्रवाई से इतने खतरनाक जो तत्व हैं, देश विरोधी तत्व हैं, उनका इलाज होगा। तो बात वही चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की हत्या का एक सिलसिला है, एक इतिहास है। और वो इतिहास शुरू होता है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से, कि जब पूरी कांग्रेस जो है सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। ये मोहनदास करमचंद गांधी जो उस समय कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था, इसने जो है कांग्रेस के मत के विरुद्ध, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आगे करके उसी को प्रधानमंत्री के रूप में देश के ऊपर थोपा। और बात यहीं तक नहीं थी, जब उसे पूछा भी गया उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से कि जब पूरी कांग्रेस जो है सरदार पटेल के पक्ष में थी तो आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो वो कहा था कि ये सबसे सफल अंग्रेज था, न एकमात्र, वह एकमात्र सबसे सफल अंग्रेज था। इसी से उसके इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के वक्तव्य से ही हमारे देश के लोग, हालांकि ये जितना भी बौद्धिक वर्ग है, मीडिया के वर्ग है, वो तो इन सारे गद्दारों के पापों को छिपाने का हर वक्त षड्यंत्र करता रहता है। लेकिन हमारी आवाम जरा फैसला करे कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए आज़ादी के लिए हमारे जो है वो कई अमर शहीद क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो है अपने प्राण दिए, कुर्बानी दी, यातनाएं सहे, फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर एक जवाहरलाल नेहरू के रूप में एक दूसरे अंग्रेज को बिठा गया। समझिए इस बात को ना। तो इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझें। और जब ये तरह के तथ्य देखिए जब रखे जाते हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई थोड़ी सी गलती हो गई, इसको थोड़ी सी गलती इसकी मोहनदास करमचंद गांधी की थोड़ी गलती है। जब बताया जा रहा है कि भाई ये जब यानी बंगाल का विभाजन इसने किया अंग्रेजी सरकार ने, और किस लिए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। ये तो 1857 की लड़ाई के बाद ही बनी अंग्रेजी सरकार की एक अविभाज्य उसकी नीति बन गई कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। और इसीलिए इसने अपने ही संरक्षण में तमाम जो है संगठन भी बनवाए।
पहला संगठन जो 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 अंग्रेजी सरकार ने जो जो बनवाया वो संगठन था जिसका नाम था कांग्रेस। और अंग्रेज सरकार ने किसी अंग्रेज के द्वारा ही बनवाया। वो क्या अट्टावियो और क्या ये वो ह्यूम जो था, और ये ह्यूम जो वो इटावा का कलेक्टर था, और जिसमें 1857 की क्रांति जो जिसमें हुई थी उसमें अंग्रेजी सरकार में यहाँ पर भारत में वह इंटेलिजेंस का इंचार्ज था, प्रभारी था, और उसी के इशारे पर हमारे हजारों क्रांतिकारी जो है मारे गए। तो 1857 के हजारों क्रांतिकारियों को मरवाने वाला ह्यूम जो है जिस कांग्रेस का संस्थापक हो, तो हमारे भारतीय भाई बहन जरा समझें कि वो किस कदर का ये संगठन वो कांग्रेस होगा, और कैसी वो आजादी की लड़ाई वो लड़ा होगा। जब ये सारे तथ्य इस तरह के रखे जाते हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग, प्रदीप सिंह जैसे लोग, डी के जैसे लोग जो है मतलब कि उसी कांग्रेस के बचाव में कि भाई अरे भाई वो इनसे थोड़ी गलती हो जाती है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे क्रांतिकारियों की जो हत्यारा है उसके द्वारा ये इस संगठन की स्थापना होती है, और वो दावा करता है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। इससे बड़ा जो मैंने देश को सजा या अभिशाप जो है वो क्या हो सकता है झूठ का। कुछ लोग कहते हैं कि साहब यार सब बात पुरानी हो गई और क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ठीक है, गड़े मुर्दे यदि न उखाड़े जाएं तो माहौल बनाए तो ये माहौल बनाए हैं। ये गांधी का देश है तो नेहरू का देश है। हर स्कूल में उस गद्दार जो है वो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है हर स्कूल में, हर दफ्तर में। और इस जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की फोटो है। इतना बड़ा अभिशाप चल रहा है, चलेगा। और जब उनकी हकीकत सामने लाई जाए और पूरा ये देश इस समय जो भी भुगत रहा है वह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के का ही दंश जो है वो झेल रहा है ये देश। तो ये तथ्य सामने न लाया जाए तो इस तरह का माहौल तो बनाए। गांधी का देश है, नेहरू का देश है। अरे भाई ये देश गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का देश नहीं है। यह देश है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का देश है। ये हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद जो है वो खुदीराम बोस जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी का ये देश है। हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू जी का देश है। इन गद्दारों का देश नहीं है। तो किस तरह के कुतर्क देते हैं, उन कुतर्कों से इनकी घिनौनी खतरनाक मानसिकता का पता चलता है इन पत्रकारों के द्वारा। लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक हो, इसकी आवश्यकता है। जहां एक और भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर उनमें एकता लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, सद्भाव लाना चाहता है, गंगा जमुनी
तहजीब लाना चाहता है, आपसी विश्वास, आपसी भरोसा लाना चाहता है, वहीं पर अभी भी ये बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये इस तरह से कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है जो एकता ला रहे हैं तो पंचर पुत्रों को भी साथ मिला रहे हैं। अब ये जरा देखिए, अब ये जो सिखाए पढ़ाए जो बीजेपी के ये सब हैं छुट भइये, अभी भी वो उसी मानसिकता के दलदल में धंसे हुए हैं क्योंकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपमानित करने के लिए, यानी उनको सम्मान देने के लिए नहीं, उनको सम्मान देने के लिए ये मानसिकता वो तैयार नहीं है। बीजेपी के कुछ, और हो सकता है कि बीजेपी की भी यही मानसिकता हो, ऊपर से भले कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, इसी से तो लगता है कि ये बिल्कुल झूठा है। तो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो छुट भइये हैं वो कहते हैं कि जो यूट्यूब वाले सर जो है जब एकता की बात करते हैं तो ये पंचर पुत्रों को भी साथ में मिलाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी की मानसिकता हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बराबरी के आधार पर जो है भारतीय नागरिक का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, वो किस मुंह से कहती है कि सबका साथ और सबका विश्वास। सवाल इस बात का, अपने छुटवइयों से कहलवाती है अब पंचर पुत्र और कठुआ और मियां पाकिस्तानी जिहादी गद्दार और मोदी जी ऊपर से कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। क्या धोखा है। और यदि इन चीजों का यदि खुलासा किया जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनकी दुकान खतरे में है, और इनकी दुकान और इनकी साजिश जो है लोकतंत्र के लिए जो है वो खतरा है। तो लोकतंत्र के खतरे को हटाना जो है, या उसको मिटाना या उसको दूर करना, लोकतंत्र को खतरे में डालना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बहाल करना। जिस लोकतंत्र पर ये ग्रहण बन के सब ये बैठे हुए हैं, बीजेपी वाले और ये जेएनपीसी कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, टीएमसी वाले, उस ग्रहण को हटाना है ताकि लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने आ जाए। तो ये समझना जो है बहुत जरूरी है। और इसमें इस तरह के वातावरण में जो असदुद्दीन मंडली है वो इसी आग में पेट्रोल और घी का काम करती है। वो बराबर सिखाती है, वो हिजाब, कुरान, इस्लाम, कितनी बार बताया गया है कि यह जो है ये हमारा ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, धर्म के आधार पर आधारित ये देश नहीं है। इसलिए इस्लाम की बात मत करो, कुरान की बात मत करो, सिर्फ संविधान चलेगा। संविधान बनाने वालों से थोड़ी चूक हो गई और उन्होंने धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30 को भारत के संविधान में यानी मौलिक अधिकारों में डाल दिया। उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों को मौका मिल रहा है। भारतीय जनता दल तो कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप बाद में लाइए। इन धाराओं को, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 30 को तुरंत जो है उसको खारिज किया जाना चाहिए। और ये जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तो बदनाम होते हैं, लव जिहाद का जो ये सब वो खड़ा करते हैं। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग करती है वो क्रिश्चियन मिशनरी, पैसे के बल पर जो धर्मांतरण, और पैसे के बल पर क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा जो धर्मांतरण है,
इस देश का इस समय बहुत बड़ा ये दंश, बहुत बड़ा अभिशाप जो है वो बन चुका है। उत्तर प्रदेश की खबरें हैं और सबसे खराब स्थिति है पंजाब की, दिल्ली में क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, और वो सिर्फ इसी का दुरुपयोग करती हैं। धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30। यदि ये समाप्त वो कर दी जाए तो क्रिश्चियन मिशनरी के सारे मंसूबे जो है तुरंत जो है वो जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के नाम पर वो सबसे बड़ी जो है वो राष्ट्रद्रोही है, देश के दुश्मनों को पालने वाली। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन निराश मत होइए। इन चुनाव में जब तक भारतीय जनता दल नहीं आता है, आप नोटा दबाइए। नोटा दबाएंगे तो कई समाधान, कई राज खुलेंगे। नोटा के प्रति क्या अन्याय किया हुआ है इसे चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी सामने आएगा। लेकिन तब सामने आएगा जब आप जो है 90%, 100% जो है वो दबाएंगे नोटा, और इसी की आवश्यकता है और यही विकल्प है, वो भी भारतीयता के आधार पर। और देश भारत है, भारतीयता में अटूट आस्था रखिए, विश्वास रखिए, भारतीय एकता में अटूट विश्वास आस्था रखिए, और सारी विखंडनकारी ताकतों का इलाज करिए ईवीएम मशीन पर। अभी फिलहाल जो सामने है ये हिमाचल और गुजरात, जम करके वो दबाइए नोटा, रास्ता खुलेगा। और इन सबों का जो माहौल सब बनाए हुए हैं, पत्रकार, मीडिया, लुटियन वाले तो सिर्फ लुटियन के जो पत्रकार हैं, देखिए अब ये लंबा हो रहा है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक